बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम हायरार्किकल क्लस्टरिंग पढ़ रहे हैं जो कि अनसुपरवाइज्ड लर्निंग की एक एग्जांपल है। इस मॉड्यूल के अंदर हम हायरार्किकल क्लस्टरिंग को एंड टू एंड पाइथन के अंदर कोड करके देखेंगे। हायरार्किकल क्लस्टरिंग के अंदर हमने दो डिफरेंट मॉडल पढ़े थे। उनमें से हम एग्लोमेरेटिव क्लस्टरिंग की इस मॉड्यूल के अंदर कोडिंग की प्रैक्टिस करेंगे। इसके अंदर हमारे पास नंबर ऑफ़ क्लस्टर्स में हम डिफ़ाइन करते हैं कि हमें क्लस्टरिंग से कितने नंबर ऑफ़ क्लस्टर्स चाहिए। उसके बाद अफिनिटी से हमारी डिस्टेंस पता लगता है कि हम किस तरह का डिस्टेंस यूटिलाइज़ करना चाहते हैं। आया कि हम यूक्लिडियन डिस्टेंस यूज़ करना चाहते हैं या मैनहट्टन डिस्टेंस यूज़ करना चाहते हैं। और लिंकेज से हम ये बताते हैं कि हम क्लस्टर्स के दरमियान जो डिस्टेंस है उसको कैसे कंप्यूट करेंगे। तो उसके लिए हम वर्ड की वैल्यू दे सकते हैं, कंप्लीट की वैल्यू दे सकते हैं और एवरेज की वैल्यू दे सकते हैं। तो आइए चलते हैं जुपिटर नोटबुक की तरफ और पाइथन के अंदर एग्लोमेरेटिव क्लस्टरिंग को प्रोग्राम करके देखते हैं। जब हम पाइथन के कोड की तरफ आते हैं तो सबसे पहले तो हम अपनी लाइब्रेरीज इंपोर्ट करेंगे। यहाँ पे हमने आयरिस का डेटा सेट लिया है जिस पे हम पहले भी काम कर चुके हुए हैं। ये फ्लावर्स का डेटा सेट है जिसमें 5 डिफरेंट फ्लावर्स हैं और उनके डिफरेंट फीचर्स हैं जैसे कि पेटल लेंथ, सेपल लेंथ, उनकी विड्थ वगैरह। इसके बाद फिर हमने sklearn.cluster से इंपोर्ट कर लिया एग्लोमेरेटिव क्लस्टरिंग को जो हायरार्किकल क्लस्टरिंग की एक टाइप है। नेक्स्ट स्टेप पे हम आयरिस का पूरा डेटा सेट अपने पास स्टोर कर लेते हैं डाटा के वेरिएबल में। फिर उसके बाद एक्स के वेरिएबल में हम एक डाटा फ्रेम बनाते हैं जिसमें डाटा में से हम उसका पूरा डाटा निकाल लेते हैं और कॉलम्स के अंदर डाटा के फीचर नेम्स डिफाइन कर देते हैं। डाटा फ्रेम बनाने का मकसद यही होता है कि हम उसके ऊपर पांडास के बहुत सारे फंक्शंस को अप्लाई कर सकें जिनमें डाटा की विजुअलाइजेशन, डाटा की क्लीनिंग, डाटा की प्री प्रोसेसिंग और डाटा प्रेपरेशन के स्टेप्स बड़े इजीली परफॉर्म हो जाते हैं। इसके बाद फिर हम प्रिंट करेंगे डेटा सेट की शेप एक्स डॉट शेप से और फर्स्ट 5 रोज एक्स डॉट हेड से। तो हम इस कोड सेगमेंट को चला के देखते हैं। जब हमने इस कोड सेगमेंट को चलाया तो हमें डाटा सेट की शेप मिल गई 150 बाय 4। इसका मतलब है जो आयरिस का डेटा सेट हमने लोड किया है उसके अंदर 150 एग्जाम्पल्स हैं डिफरेंट काइंड ऑफ फ्लावर्स की और इसके अंदर हमारे पास 4 कॉलम्स हैं फीचर्स के। वो फीचर्स कौन से हैं? हमारे पास पहला फीचर है सेपल लेंथ जिसको हमने सेंटीमीटर में डिनोट किया। फिर सेपल विड्थ वो भी सेंटीमीटर में है, पेटल लेंथ सेंटीमीटर में और पेटल विड्थ वो भी सेंटीमीटर में। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारे पास 4 जो हैं वो मेजरमेंट के क्राइटेरिया हैं जिनमें 2 लेंथ और 2 विड्थ हैं और ये चारों जो है वो सेंटीमीटर स्केल के ऊपर हैं। इस स्केल से हमें फ़ायदा ये होता है कि हमारा डाटा जो है वो ऑलरेडी नॉर्मलाइज्ड है और हमें एक्स्ट्रा नॉर्मलाइजेशन के फीचर्स अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं होती। तो हमने इसकी फर्स्ट 5 रोज डिस्प्ले की हैं जिसमें आप देख सकते हैं कि सेपल लेंथ जो है वो 5 के अराउंड हमें महसूस हो रही है, सेपल विड्थ 3 के अराउंड है, पेटल लेंथ 1.5 के अराउंड है और पेटल विड्थ 0.2 के अराउंड है। इसके बाद नेक्स्ट कोड सेल के अंदर हम एग्लोमेरेटिव क्लस्टरिंग का एक इंस्टेंस बनाते हैं और उसको हम HC वेरिएबल के अंदर रखते हैं। यहाँ पे उसके अंदर जो हम कंस्ट्रक्टर में पैरामीटर्स पास करते हैं वो है नंबर ऑफ़ क्लस्टर्स इज़ इक्वल टू 3। तो ये वो नंबर ऑफ़ क्लस्टर्स हैं जो हम अपनी क्लस्टरिंग से आउटपुट में रिक्वायर कर रहे हैं। जैसे हमने कहा था कि हमारी अनसुपरवाइज्ड लर्निंग की जो है उसके अंदर क्लस्टर्स बनते हैं और हम सिर्फ अपने एल्गोरिदम को नंबर ऑफ़ क्लस्टर्स बताते हैं और वो उतने क्लस्टर्स के अंदर डाटा को डिवाइड करके यानी कैटेगराइज करके हमें दे देता है। और नेक्स्ट हमने लिंकेज की टाइप जो है वो वर्ड बताई है जो कि मिनिमाइज करेगा विद इन क्लस्टर वेरिएंस। तो हमने देखा था कि जब हमने क्लस्टरिंग के किसी एल्गोरिदम को एवेल्युएट करना होता है तो उसके लिए हम विद इन क्लस्टर डिस्टेंस देखते हैं जो कि मिनिमम होना चाहिए और बिटवीन क्लस्टर्स डिस्टेंस भी देखते हैं जो कि ज़्यादा होना चाहिए। अब हम इस कोड सेल को भी चला लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम अपने मॉडल को फिट करेंगे हमारी जो इनपुट डाटा है। तो उसके लिए हमने फिट प्रिडिक्ट का फंक्शन कॉल किया और उसमें जो एक्स के अंदर हमने डाटा एज अ डेटा फ्रेम रखा था उसको पास कर दिया। यहाँ पे ये एल्गोरिदम चलेगा और
एग्लोमेरेटिव क्लस्टरिंग करके वो 3 क्लस्टर्स हमें रिटर्न कर देगा। इसके बाद हम उन तीनों क्लस्टर्स के 3 लेबल्स बना लेते हैं और वो लेबल्स उनको असाइन कर देते हैं। अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में हमारे पास इनपुट पे लेबल्स नहीं होते, तो लिहाजा जब हमारा एल्गोरिदम क्लस्टरिंग करता है और कैटेगराइजेशन ऑफ डेटा कर देता है, तो उसको उन कैटेगराइज के लेबल्स मालूम नहीं होते। हम बाद में डोमेन नॉलेज के बेस पे उनके लेबल्स बना के उन क्लस्टर्स को असाइन कर सकते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप पे हम एक्स के अंदर एक क्लस्टर का कॉलम डालते हैं जिसमें हम क्लस्टर लेबल्स भी डिफाइन कर देते हैं। फिर यहाँ पे क्लस्टर काउंट्स भी हम प्रिंट कर देंगे और एक्स के अंदर जो क्लस्टर्स हैं उनकी वैल्यू काउंट्स भी डिस्प्ले कर देंगे। तो हम इस कोड सेल को चला के देखते हैं। तो हमने ये देखा कि हमारे पास, चूंकि हम 3 क्लस्टर्स बनाना चाहते थे, लिहाजा हमारे पास 3 क्लस्टर्स ही बने हैं, क्लस्टर नंबर 0, क्लस्टर नंबर 1 और क्लस्टर नंबर 2। इसके बाद जो है वो क्लस्टर नंबर 0 के अंदर 64 इंस्टेंसेस को उसने क्लासिफाई किया। क्लस्टर 1 के अंदर 50 एग्जांपल्स को डाला और क्लस्टर 2 के अंदर 36 एग्जांपल्स को डाला है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास क्लस्टर 0 सबसे बड़ा क्लस्टर है, उसके बाद क्लस्टर 1 की बारी आती है और सबसे छोटा क्लस्टर हमारे पास क्लस्टर नंबर 2 है। इसके बाद जो हमारा एक्स है, जो इनपुट डेटा है, उसको क्लस्टर के लेबल्स के साथ भी हम डिस्प्ले कर लेते हैं उसके हेड को, यानी उसकी इनिशियल कुछ वैल्यूज़ को हम यहाँ पे डिस्प्ले करेंगे और इसके अंदर हमने जो क्लस्टर का एक नया कॉलम डाला था क्लस्टर लेबल का, जो हमें क्लस्टरिंग के बाद हमें रिजल्ट मिला था, वो भी यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। इस कोड सेल को हम चलाते हैं और अब आप देख सकते हैं कि वो 4 इनिशियल कॉलम तो आ ही रहे हैं, जो सेपल लेंथ, सेपल विड्थ, पेटल लेंथ और पेटल विड्थ हैं। और उसके बाद 5वां एक कॉलम भी हमने डेटा फ्रेम के अंदर इंसर्ट कर दिया है, जो कि है क्लस्टर नंबर। तो पहला जो हमारा सैंपल है उसको उसने क्लस्टर नंबर 1 असाइन किया, दूसरे को भी 1 और यहाँ तक के 5वें को भी क्लस्टर नंबर 1 के अंदर ही असाइन कर दिया। तो अगर हम इनपुट डेटा को देखें तो हम ये देख सकते हैं कि इनकी सेपल लेंथ जो है वो 5 के आसपास ही है। इसी तरह सेपल लेंथ भी 3 के आसपास है, पेटल लेंथ 1.5 के आसपास है और पेटल विड्थ 0.2 के आसपास है। तो देखने में भी हमें ये पांचों एग्जाम्पल एक दूसरे के बहुत करीब लगती हैं, इनके अंदर वैल्यूज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा वेरी नहीं कर रही। तो इट मेक सेंस कि इन सब को एक ही क्लस्टर के अंदर डाल दिया जाए। तो इस मॉड्यूल के अंदर हमने हायरार्किकल क्लस्टरिंग की एक टाइप एग्लोमेरेटिव क्लस्टरिंग की प्रैक्टिस की है। उसके लिए हमने कोड लिखा, हमने आयरिस का डेटा सेट यूटिलाइज़ किया, जिसमें जितने भी हमारे पास इनपुट सैंपल्स थे उन सबको हमने 3 डिफरेंट क्लस्टर्स के अंदर डिवाइड कर दिया और हमने ये देखा कि उन क्लस्टर्स के अंदर कितनी वैल्यूज़ आई हैं और साथ ही हमने उस डेटा फ्रेम के अंदर वो क्लस्टर के लेबल्स ऐड भी कर दिए, जिससे हमें पता लग जाए कि हर सैंपल जो है वो किस क्लस्टर को असाइन हुआ है।